नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर के बड़ी खबर, जहां एबीवीपी के अध्यक्ष पद पर जीत हुई है। मैथिली मिरलानी की पीयूएसयू अध्यक्ष बनी है। पीयूएसयू को पहली महिला अध्यक्ष मिली है। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय धीरज कुमार की जीत दर्ज हुई है। संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की जीत हुई है। एनएसयूआई के रोहन कुमार संयुक्त सचिव बने हैं, तो एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष बनी है। निर्दलीय सलोनी राज महासचिव के पद पर जीत हासिल की है। शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाए, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आई एम फ्लैबरगास्टेड। तो ये सपना रहा है हमारा क्या पूरे परिषद का कि अध्यक्ष पद से कोई जीते, और ये पर्सनली हमारा सपना रहा है कि इतने वर्षों में पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बने। और इस बार हम इतने खुश हैं कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष बन पाई है। एंड थैंक यू टू ऑल माई वोटर्स, थैंक यू टू ऑल दी भैयास, टू ऑल माई जूनियर्स, माई सीनियर्स हु केम आउट टू वोट टुडे। आई एम सिंसियरली वेरी मच ऑब्लाइज टू यू, क्योंकि अगर आपने फेथ नहीं दिखाया होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। शायद अभी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे यहाँ पर ऑन कैमरा कि हम कितने ज़्यादा खुश हैं, नहीं तो अगर मेरा बस चलता तो भी हम कूद रहे होते। और थोड़ा सा संयमित करना पड़ता है उस पद की गरिमा को देखते हुए, बट स्टिल थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट अब सामने आ चुका है। जो उम्मीदवार जिन्होंने जीत हासिल की है उनमें खुशी है। अब किस तरीके से लग रहा है कि इस चुनाव के बाद से जो काम है खास करके छात्रों के हित में वो किए जाएंगे, और क्या कुछ कहना है इन जीते हुए प्रत्याशियों? जी, बता दें कि देर रात पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में गिनती हुई और मतगणना के बाद छात्र संघ के जितने उम्मीदवार थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, महासचिव और कोषाध्यक्ष, इन तमाम उम्मीदवारों की जीत हुई गिनती के बाद, और प्रमाण पत्र भी दिए गए। पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अब सुचारू रूप से ये लोग धीरे धीरे समाप्त करेंगे। इन लोगों ने भी, जो जीते हुए प्रतिनिधि थे, उनका भी कहना था कि कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को चुनावी वादों में इन लोगों ने पूरा करने की बातें कही हैं। और एक पटना विश्वविद्यालय में एक माहौल बनाया जाएगा, शैक्षणिक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। चाहे छात्रावास का मुद्दा हो, चाहे जो कॉलेज के कर्मचारियों की कमी हो, इन तमाम मुद्दों को छात्र संघ के द्वारा अब सुलझाने की कोशिश की जाएगी। जी, चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। और अब रुक करेंगे बिहार के सियासी खबरों का। 2 दिन के दौरे पर अमित शाह आने वाले। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच गए हैं, और आपको बता दें कि पटना के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत तमाम बड़े मंत्री और विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में पार्टी पदाधिकारी, विधायक, सांसद, विधान पार्षद, राज्य और केंद्र सरकार में शामिल मंत्री भी शामिल हुए। विधायकों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी अमित शाह ने अहम बैठक की है। तो गृह मंत्री मिश्रा पटना पहुंच चुके हैं, और ऐसे में इस बार का जो दौरा है मिश्रा का, वो बेहद ही खास और अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2025 में ही बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, और अमित शाह स्टार प्रचारक के रूप में पहली बार पटना पहुंचे हैं। गोपालगंज में उनका जनसभा भी होने वाला है, और इसीलिए, और जिस तरीके से लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, कई सारे अंदेशा लगाए जा रहे हैं, कई सारे ऐसी संभावनाएं हैं कि आने वाले वक्त में कुछ बदलाव भी बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, 2 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस 2 तस्वीर की देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बीजेपी की बैठक में चर्चा, तो बड़े स्तर पर जिस तरीके से स्थापना हुई है उससे लेकर की बैठक की गई। 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, और इसे बड़े तरीके से, भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं को घेरों में और झंडों
की तरह दिया जा रहा है और सेल्फी को सोशल मीडिया पर डालना भी जरूरी है। तो 6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रही है और इसे भव्य तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें तमाम कार्यकर्ता नेता शामिल होंगे और उसके बाद बीजेपी का इसमें झंडा भी दिया जाएगा, कमल दिया जाएगा और उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को पोस्ट करना होगा। तो 7 से 12 अप्रैल तक चलेगा गांव बस्ती चलो अभियान और 10 लाभार्थियों से मिलना और बातचीत करने का ये अभियान होगा। तो गांव में झंडा यात्रा निकालेगी बीजेपी कार्यकर्ता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां MISA के तहत गिरफ्तार लोगों को सम्मानित करेंगे। 15 से 25 अप्रैल तक हर वर्ग के लोगों के बीच ये सम्मान दिया जाएगा। 7 से 12 अप्रैल तक चलेगा गांव बस्ती चलो अभियान। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है और इस दौरे को हर मायने में अहम माना जा रहा है। आगे किस तरीके की रणनीति हो, बीजेपी आगे बिहार में कैसे बढ़े, इसे लेकर के भी चर्चा की जाएगी। बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं और वहां पे उनका हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, तो अब तो बीजेपी के जीत का प्रवाह चलता रहेगा और बिहार में बिहारी भाषा में कहूं तो खुट्टा ठोक जीत होगी एनडीए की। बूथ को मजबूत करना, सभी कार्यकर्ताओं को निकालना, देश का काम मोदी जी जो बिहार के लिए कर रहे हैं। रोज तो आप देखते हैं हर कैबिनेट में बिहार के लिए कोई न कोई सौगात आती है। तो अब बिहार का मोमेंटम जोरदार चलेगा, संगठन भी, विकास भी और चुनाव जीत। 2025 एनडीए 225 और हम किस लक्ष्य के साथ बिहार में उतरने जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं। इस 5 साल का प्रधानमंत्री जी का मिशन है, बीजेपी का मिशन है, एनडीए का मिशन है कि अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने ठाना है कि बिहार को बाढ़ मुक्त बना देंगे। और 20 वर्षों में हमने क्या किया, ये कंपैरिजन जानना बहुत जरूरी है। आज बिहार में 24 घंटे बिजली है, कोई सोच सकता है? हर गांव हर टोला सड़क से कनेक्टेड है, कोई सोच सकता है? नल का जल पीने का पानी उपलब्ध है, कोई सोच सकता है? बिहार बहुत चीजों में अग्रणी है और अग्रणी बनना है। और यही लक्ष्य अमित शाह जी एक कुशल संगठनकर्ता, एक नेतृत्वकर्ता की तरह उन्होंने बिहार के सारे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा की चिंगारी भर दी है। कल से सारे कार्यकर्ता रॉकेट बन के उड़ेंगे बिहार। अमित शाह के बीजेपी दफ्तर पहुंचने तक की 4 तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने अमित शाह का स्वागत किया। ये तस्वीर, इसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा तो महिला कार्यकर्ताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। शाह ने भी सभी का अभिनंदन किया। इसके बाद बीजेपी दफ्तर में भी उनका स्वागत हुआ, जिसके बाद बैठक शुरू की गई। बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। तो अमित शाह के इस दौरे से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है, जहां कार्यकर्ताओं में जश्न है और जाहिर सी बात है कि मिशन बिहार पर है और एक्टिव मोड में बीजेपी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंच चुके हैं। अमित शाह का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अमित शाह के दौरे से बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। अब सबकी नजर रविवार को गोपालगंज में होने वाली अमित शाह की जनसभा और एक अन्य मार्ग में होने वाली एनडीए की बैठक पर है। पाटलिपुत्र की धरती पर बीजेपी के चाणक्य का स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, वो आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। चुनाव में भले ही कई महीनों का समय बाकी हो, राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे तो लगा जैसे पटना की सड़कें भगवा रंग में रंग गई हैं। अब सबकी नजर रविवार यानी 30 मार्च को बापू सभागार में सहकारिता विभाग की बड़ी बैठक और दोपहर में गोपालगंज में होने वाली अमित शाह की जनसभा पर टिकी है। अमित शाह की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं। गोपालगंज के सदर विधानसभा के चनावे गांव में निमंत्रण पत्र का वितरण किया जा रहा है। हम मंत्री जी से बात करेंगे। सर, कल जनसभा है तो निमंत्रण पत्र भी लोगों को बांटा जा रहा है। कल एक प्रकार से यज्ञ है गोपालगंज में एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, और यज्ञ को सफल करने के लिए लोगों को आमंत्रण करने का हम लोगों का संस्कार रहा है। तो
गोपालगंज में हुई जनसभा के बाद एक और बहुत बड़ी बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पटना के एक अणे मार्ग पर होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 2025 चुनाव की रणनीति पर मंथन भी करेंगे। चुनाव से पहले एनडीए की ये बैठक खासकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह के इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह आज पटना में सहकारिता कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। बापू सभागार में यह कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ साथ बताया कि गोपालगंज के लिए रवाना होंगे और गोपालगंज में विशाल जनसभा होनी है। गोपालगंज से जब लौटेंगे तो एनडीए की बैठक होगी सीएम आवास पर। यहां एनडीए की बैठक होगी जिसमें एनडीए के नेताओं की सहभागिता होगी और खास करके चुनावी मसले पर एनडीए की एकजुटता पर बातचीत की जाएगी। तो आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह के। और पटना पहुंचते ही कल अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की है और उन्हें बिहार में चुनाव जीतने के टिप्स भी दिए। साथ ही बिहार में बाढ़ की त्रासदी को लेकर के भी बड़ी बातें कही हैं। अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त करना है, अमित शाह का ये कहना है। बाढ़ मुक्त बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। पीएम मोदी इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम कर रहे 5 साल के बाद कोई नहीं कहेगा कि बिहार में बाढ़ की त्रासदी है। तो अमित शाह ने बाढ़ वाले क्षेत्रों को खास इस बार फोकस किया है। बाढ़ से त्रासदी हर साल बिहार में जो आती है, इस पर किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, इसे लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन है कि बिहार को बाढ़ से मुक्त किया जाए। तो अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ से मुक्त करना है, अमित शाह का ये कहना है। अमित शाह ने कई बड़ी बातें इस बैठक में की। और रांची से इस बीच बड़ी खबर, अनुज कनौजिया एनकाउंटर में ढेर किया गया है। जमशेदपुर के गोविंदपुर में यह एनकाउंटर हुआ है। मुख्तार गैंग का शूटर था कनौजिया, जिसको एनकाउंटर किया गया है। 2.5 लाख का इनामी बदमाश अनुज था। यूपीएसटीएफ झारखंड पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। जवाबी कार्रवाई में शूटर मारा गया है। मुठभेड़ में यूपीएसटीएफ के डीएसपी को गोली लगी। मऊ का रहने वाला अनुज कनौजिया था। कनौजिया के पास से पिस्टल भी बरामद किया गया है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, क्या अपडेट एनकाउंटर को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अनुज कनौजिया, जिसे लंबे समय से यूपी पुलिस की जो टीम है वो तलाश कर रही थी, और इसी तलाश के क्रम में उसकी झारखंड के जमशेदपुर में होने की जानकारी जो है वो एसटीएफ को मिलती है, जिसके बाद झारखंड पुलिस के साथ संपर्क साधा जाता है। उसके जैसे ही इस पूरे मामले में ये पूरा सुराग कंफर्म हो पाता है कि अनुज कनौजिया जो है वो झारखंड के जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में मौजूद है, उसके बाद यूपी एसटीएफ और झारखंड एटीएस की टीम जो है वो मौके पर पहुंचती है। बता दें कि जहां पर अनुज कनौजिया जो छिपा हुआ बैठा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए जैसे ही प्रयास किया जाता है, अनुज कनौजिया पुलिस को अपने तरफ आता हुआ देख फायरिंग करता है। इसी फायरिंग के क्रम में जो यूपी एसटीएफ के डीएसपी हैं वो भी घायल हो जाते हैं। हालांकि इस दौरान जैसे ही ये क्रॉस फायरिंग होती है, इधर से भी जब पुलिस एटीएस की टीम जो है वो फायरिंग करती है, उसी में जो अनुज कनौजिया है वो मारा जाता है। अनुज कनौजिया के खिलाफ बता दें कि कई मामले दर्ज थे और लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी, और उसके शातिराना और जिस तरह से वो कुख्यात था उसी को देखते हुए उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम जो है यो यूपी पुलिस के द्वारा भी रखा गया था। अनुज कनौजिया इसी क्रॉस फायरिंग में मारा गया है और फिलहाल तमाम जो फॉरेंसिक जांच है, जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, उसे पूरा किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका।
चुनावी साल में बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू राज के बुरे दौर की याद दिलाकर एक बार फिर से बिहार की सियासत सुलगा दी। जेपी नड्डा ने कहा कि लालू राज में उन्होंने डूबते बिहार को देखा है। नड्डा के इस बयान पर अब सियासत भी सुलग गई है। बढ़ते हुए बिहार को लालू राज ने डूबता हुआ बिहार दिया। चुनावी साल में बिहार का सियासी पारा हाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में आरजेडी के शासनकाल के बुरे दौर की याद दिलाकर एक बार फिर बिहार की सियासत सुलगा दी है। दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा ने बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में जेपी नड्डा लालू प्रसाद पर जमकर बरसे। नड्डा ने लालू प्रसाद के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा, लालू राज में उन्होंने डूबता बिहार देखा। नड्डा ने उस वक्त की याद दिलाई जब गाड़ी को शोरूम से निकालकर शादी में इस्तेमाल किया गया था। हमने बढ़ते हुए बिहार को लालू राज ने डूबता हुआ बिहार भी देखा। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, आप बताइए, एक समय ऐसा आया कि नहीं आया कि 5 बजे के बाद पटना शहर घूमना मुश्किल था। और मैंने वो समय भी देखा है जब किसी शोरूम से गाड़ी को निकाल करके किसी की शादी में बारात में शामिल होने का भी अनुभव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नड्डा के इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया तो जेडीयू और बीजेपी ने बयान का खुलकर समर्थन किया। जेपी नड्डा जी 2005 से 2025 के दौरान 60,000 के करीब हत्याएं हुई, 42,000 के करीब बलात्कार की घटनाएं हुई। बिहार में हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार और व्यभिचार की घटनाएं हो रही हैं। फिर भी अगर आपको बिहार में बेहतर शासन दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपका दृष्टि दोष है। नीतीश के राज में झूठ का उद्योग खुला है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल झूठ का उद्योग है। बिहार में पलायन का उद्योग है। बिहार में भ्रष्टाचार का उद्योग है। बिहार में एक चुनाव में 3 मुख्यमंत्री बनने का उद्योग है। माननीय जेपी नड्डा साहब ने ठीक ही कहा है। 2005 के पहले बिहार से डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति सब बिहार से पलायन कर रहे थे। बिहार अपहरण, हत्या, लूट के लिए जाना जाता था। आदरणीय नीतीश कुमार जब बिहार में आए तो बिहार की तस्वीर बदल दी। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि लालू राज में क्या क्या हुआ। 15 वर्षों तक राज्य में अपराधियों का राज था। अपहरण उद्योग स्थापित हुआ और क्रिमिनलों का बोलबाला था। उस दौर को याद कर युवतियां आज भी सिर उठती हैं। उस दौर का भयावह मंजर को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार जी के राज में अमन चैन बहाल है, कानून का राज। बिहार में चुनावी साल में एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो एनडीए लालू प्रसाद के शासनकाल के बुरे दौर की याद दिलाकर सियासी तपिश को और बढ़ा दे रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अररिया में जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने यहां तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी बालू माफिया और शराब माफिया के पैसे से पार्टी चलाते हैं, तो वक्फ बिल पर प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश अगर चाहे तो वक्फ बिल पर ब्रेक लग सकता है। यादव से अलग ऐसे हैं जो बालू माफिया और शराब माफिया के पैसे से अपना पार्टी चलाते हैं। हम लोगों के मदद से पैसा अपना पार्टी चलाते हैं। सर, कि आज देश में 3 ही नेता ऐसे हैं भाजपा को छोड़कर जो अगर चाह दें तो वक्त का कानून नहीं बनेगा। एक जो आंध्र प्रदेश में भी मुख्यमंत्री हैं, एक जो पहले मुख्यमंत्री थे और बिहार के मुख्यमंत्री। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जो हैं और पहले जो थे उन पर हमारा आपका कोई सीधा अधिकार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पर बिहार के नागरिक वोटर होने के नाते आपका हमारा अधिकार है। नीतीश कुमार अगर आज भी ये खुलकर कह दे कि मैं वक्त के समर्थन में नहीं हूँ, वोट नहीं दूंगा संसद में, हमारे लोग वोट नहीं देंगे इसके पक्ष में,
तो मैं आपको कह रहा हूं अब पर कानून नहीं बनेगा। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप में पहले स्वरूप के तौर पर शैलपुत्री जानी जाती है और यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। आपको बता दें कि पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र के पहले दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। मां दुर्गा की पूजा अर्चना का त्योहार नवरात्र। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र में उपासना का काफी महत्व है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखकर मां की पूजा करते हैं और मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के तेज से उत्पन्न दुर्गा मां की पूजा की शुरुआत पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की आराधना के साथ होती है। शैलपुत्री का अर्थ है शैल यानी पर्वत की पुत्री। इनको हेमावती, सती भवानी और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री के पूजन के दौरान माता को रोली चावल लगाकर सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। गाय के घी का भोग मां को लगाना चाहिए। माता की कृपा से आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। आज के दिन कलश स्थापना का भी विधान है। कलश को 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता और शास्त्र के अनुसार कलश में सभी तीर्थ और देवी देवताओं का वास माना गया है। ये मां दुर्गा की पूजा अर्चना में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। घट स्थापना से भक्त को भी पूजा का शुभ फल मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे सुख शांति आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज के थावे धाम में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु मां का दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं बढ़ती भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से भी खास इंतजाम किए गए हैं। कहा जाता है कि मां थावे वाली के दरबार में सच्चे मन से जो भी भक्त आता है, माता उनकी मुरादें पूरी करती हैं। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। गोपालगंज के शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। यहाँ प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंगला आरती के बाद से किस तरह से थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। यहाँ यूपी, बिहार के अलावा झारखंड और नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं। जय माता दी। सर्वप्रथम माँ थावे के दरबार में जितने भी श्रद्धालु भक्त आए हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो और माता जी का सच्चे मन से जो लोग भी आराधना प्रार्थना करेंगे, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और यहाँ आज माता शैलपुत्री की पूजा के साथ भव्य आरती श्रृंगार के साथ माता का पट खोला गया और आम भक्तों का दर्शन प्रारंभ है। बहुत सारे यहाँ मान्यता होता है, जो भी लोग ये मानते हैं उनका सारी मनोकामना पूरी होता है। महिमा अपरंपार है और हम लोग यहीं से मैया आए हैं थावे से ही, और जो भी इच्छा रहती है सब पूर्ण होता है यहाँ पे आने के बाद। पूरे परिवार के साथ यहाँ थावे वाली माता का दर्शन किए हैं लोग, और माता हमारी सारी मुरादें पूरा करती हैं। कितनी मान्यता है थावे वाली माता की? बहुत मान्यता है। कहाँ से आप लोग आई हैं? हम लोग यही थावे। और मैं देवरिया जिला से आया हूँ। मेरा नाम रविंदर यादव है। पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी महिमा है माँ की? जो हाँ, माँ की महिमा बहुत अच्छा है। माँ से जो भी मांगा जाता है वो पूर्ण होता है, और पूर्ण होने के कारण सभी लोग दूर दूर से, बहुत दूर दूर से, गुवाहाटी हुआ, आसाम हुआ, सिक्किम हुआ, काठमांडू हुआ, सभी जगह से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ माँ से दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं। माँ का अपरंपार है। दर्शन मात्र से ही भक्तों की मुरादें माँ थावे वाली पूरी करती हैं और यही वजह है कि यहाँ नवरात्रि के समय खासकर जो लोग हैं वो दूर दूर से पहुँचते हैं। और आज पहला दिन है और आज माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है। नवरात्रि के 9 दिन माँ के अलग अलग फूलों से श्रृंगार किया जाता है और माँ थावे वाली की पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।